हरियाणा में सरकार बनाने के सपने संजोरे कांग्रेस के हाथ से यह राज्य फिसल गया है, लेकिन हरियाणा चुनाव के परिणाम का असर अब यूपी में भी देखने को मिलेगा। यानी कांग्रेस के लिए अब यूपी में उपचुनाव की सीटों को लेकर सपा से तोलमोल करना इतना आसान नहीं रह जाएगा। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए सभी दलों ने लगभग अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं सपा ने 10 सीटों में 6 सीट पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं, जिसमें सीसामऊ विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दगी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेरी से शोभावती वर्मा और मंझुआ विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया गया है। बगैर गठबंधन फाइनल किए सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसके बाद से ऐसा लग रहा है कि यूपी में सपा ने कांग्रेस को झटका देना शुरू कर दिया है। हालांकि सपा के 4 और सीटें घोषित न करने को कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने सपा से 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने से यह साफ है कि सपा ने कांग्रेस पर फॉर्मूला मानने से इनकार कर दिया है। इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फूलपुर विधानसभा से हमारे संवाददाता संजय खान, जो कि प्रयागराज में आता है, और मांझवा विधानसभा से वीरेंद्र गुप्ता हैं, जो मिर्जापुर से हुए हैं। संजय जी, आपसे पहला सवाल लेना चाहूंगी, जो एक कांग्रेस की स्थिति उपचुनाव को लेकर बताई जा रही है, क्या ये हरियाणा चुनाव के जो परिणाम है उसको लेकर ली गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा चुनाव के बाद उपचुनाव यूपी के 10 सीटों पे होना है, तो कहीं न कहीं सपा की तरफ से 10 सीटों पे उपचुनाव के लिस्ट जारी कर दी जा चुकी है। वही धौलपुर विधानसभा सीट जो खाली थी, अब उस मामले पर मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया है, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से पूरी सहमति है। सपा के प्रत्याशी उतारे गए हैं, लेकिन वहीं तो प्रयागराज पहुंचे माता प्रसाद पांडे ने अपने बयान में कहा कि हरियाणा का चुनाव छोड़ दे, ये यूपी का चुनाव है, यूपी का चुनाव में इसका असर नहीं दिखेगा। यूपी की 10 सीटों पे जो चुनाव होने हैं उपचुनाव विधानसभा पर, उसका काफी असर इंडिया गठबंधन का ही रहेगा, समाजवादी का रहेगा। तो ऐसे में मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया गया है। 2 बार वो विधायक भी रह चुके हैं प्रतापपुर सीट से, तो अब कार उनको फूलपुर प्रत्याशी चुना गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में जब मुस्तफा सिद्दीकी मैदान में आएंगे तो कितना हावी होते हैं, और किस तरीके से बीजेपी सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि 10 जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, तो कहीं न कहीं इसका एक सेमीफाइनल देखा जा रहा है, और सेमीफाइनल के बाद 2027 में जब चुनाव होगा तो इसका असर दिखेगा। तो अब ये 10 उपचुनावों पर पूरी तरीके से ये खेल चाहे इंडिया गठबंधन को हो या बीजेपी का, तो इसी में पूरी तरीके से फाइनल होता नजर आएगा। संजय जी, लेकिन कहा जा रहा था कि सपा और कांग्रेस का है जो गठबंधन बनेगा, लेकिन अभी बिना गठबंधन के ही सपा ने 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, तो इसको किस तरह से देखा जा सकता है? देखिए, इंडिया गठबंधन की जो बातें चल रही थी समाजवादी से, तो पूरी तरीके से समझौता होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब 10 उपचुनाव सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए, लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और दोनों में इंडिया गठबंधन के साथ समझौता हुआ, कांग्रेस और समाजवादी में, सभी ये समझौते के बाद ही लिस्ट जारी की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी दोनों मिलकर के साथ में इस चुनाव को अंजाम देंगे, और चुनाव लड़ने का जो प्रत्याशी उतारे हैं इसको भी जिताने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं जो उपचुनाव 10 सीटों पे होने हैं, तो इसमें भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जो ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी, तो अब उपचुनाव में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के कुछ सीट मिलती जरूर नजर आएगी। अब देखना ये होगा कि चुनाव के बाद ही परिणाम घोषित होगा कि दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी की बात करें या बीजेपी की, तो किस तरीके से कितनी बाजी मारती हैं। सेमीफाइनल का जो चैलेंज है योगी सरकार का, उनका साबित होता है या इंडिया गठबंधन का। संजय जी, आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी कि अभी तो उपचुनाव हुआ नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता, संभावित गठबंधन की आशंका जताई जा रही थी, सूत्रों के हवाले से भी खबर आई थी कि इनका गठबंधन हो सकता है, लेकिन अभी भी ऐसा मान सकते हैं कि जो हरियाणा उपचुनाव के परिणाम आए हैं उससे कहीं ना कहीं गठबंधन को कमजोर कर दिया है। ये कि कोई बातें सामने नहीं निकल के सामने नहीं आ गई। सूत्रों की बात करें तो तमाम तरीके के सूत्रों से बातें होती हैं, लेकिन जब हरियाणा का चुनाव हुआ तो इसमें कांग्रेस अब उपचुनाव में पूरी तरीके से समाजवादी के साथ है, समाजवादी का समर्थन करती हुई नजर आ रही है कि सीट निकलनी चाहिए, क्योंकि गठबंधन के साथ चल रही कांग्रेस
तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से ये समझौता हुआ, समझौता होने के बाद भी ये लिस्ट जारी की जा चुकी है और इसी पे चुनाव पूरी तरीके से कांग्रेस मिलकर पूरे जोरों शोरों से चुनाव लड़ने का काम करेगी। संजय जी, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने सपा से 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन सपा ने 6 सीटों पे तो उम्मीदवार घोषित कर दिए। क्या आज बची हुई जो 4 सीटें हैं उस पे कांग्रेस के उम्मीदवार आने की उम्मीद है? जी देखिए, अब ये पहली लिस्ट जारी की जा चुकी है। 10 सीट पे समाजवादी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब आने वाले वक्त में किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है, क्या लिस्ट को फिर से चेंज किया जाएगा, आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। देखिए, अगर खबरों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कमजोर हो गया है। तो क्या इस बात का फायदा जो अन्य दल है, बीजेपी है, या क्या उसको इस चीज का फायदा मिल सकता है? क्योंकि जो सपा है वो और कांग्रेस है उसका गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो अगर हम कमजोरी की बात करें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तो यूपी के उपचुनाव में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अब की बार ज्यादा प्रबल होती नजर आ रही है और आने वाले वक्त में भी प्रबल रहे, क्योंकि 37 सीटों पर एक साथ जब समाजवादी पार्टी ये इंडिया गठबंधन के साथ थी तो वो जीत हासिल की है। तो अब की बार उपचुनाव में उसका असर दिखेगा, इसको बीजेपी का फायदा जरा भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन संजय जी, अगर बीजेपी को आप कह रहे हैं कि इसको बीजेपी का फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन जब अगर सपा कांग्रेस ने ऐसा सूत्रों की खबर की अगर मैं बात करूं तो ऐसा बोला था कि कांग्रेस ने 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस को अभी तक जो 6 सीटें उनपे सपा ने अपने उम्मीदवार घोषित किए। तो इस चीज का हो सकता है कि अगर गठबंधन बनता है, संभावित गठबंधन बनता है, तो दोनों के बीच मनमुटाव या कुछ कलह आ सकता है इस गठबंधन के बीच, जिसका फायदा अन्य दलों को भी मिलेगा। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर कहीं ना कहीं अनबन होती है, दोनों गठबंधन के बीच में कोई मनमुटाव होता है, तो जाहिर सी बात है अन्य दलों को ये फायदा मिलता है नजर आएगा। क्योंकि जब गठबंधन में मनमुटाव होगा तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी हैं वो साथ छोड़ेंगे, तो इसका असर अन्य दलों को जरूर मिल सकता है। संजय जी, अब आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी राजनीति को? सपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, कांग्रेस की 5 सीटों की जो मांग थी वो पूरी नहीं हो पाई अभी, तो आप किस तरह से देखते हैं आगे की राजनीति में जो सपा और कांग्रेस के रिश्ते हैं वो राजनीतिक समीकरण किस तरह के बैठेंगे? देखिए, अगर हम अपनी बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से थी और साथ में थे, तो कहीं ना कहीं किसी बातों को लेकर के अगर चर्चा हुई है तो समाजवादी पार्टी ये तो अपनी प्रबल दावेदारी ये कर रही है कि यूपी उपचुनाव में जो लोकसभा के चुनाव से 37 सीटों निकालने के बाद उनकी ये प्रबल दावेदारी समझ में आ रही है। तो इसमें अब उपचुनाव है तो कहीं ना कहीं ये भी सोचा जा रहा होगा कि उपचुनाव में अगर हम लोकसभा के चुनाव में 37 सीट निकाल सकते हैं तो कहीं ना कहीं जनता मुझे समर्थन दे रही है और चुनाव में भी हमको इसकी फायदा मिलेगा। लेकिन अगर मनमुटाव होता है तो वो वक्त अलग था कि जब कांग्रेस के प्रत्याशी भी साथ में थे, कांग्रेस के समर्थक भी थे, तो कहीं ना कहीं इसकी कमजोरी भी जरूर दिखेगी और जो प्रबल दावेदारी रहेगी वो फेल होती नजर आएगी। और यहाँ पर उपचुनाव है तो अगर उपचुनाव की बात करें तो फूलपुर सीट से, तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान विधानमंडल की बात करें तो पूरी तरीके से पूरा सीट हारने के बाद बीजेपी एक सीट पे प्रबल दावेदारी कर पाई थी। तो अब यहाँ पर एक सीट के लिए प्रतिष्ठा अपनी दांव पे फंसाई है। कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाए हैं और योगी आदित्यनाथ भी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाए हैं। संजय जी, अगर हम फूलपुर विधानसभा की बात करें तो वहां से मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया गया है, तो किस आधार पर वहां पे मुस्तफा सिद्दीकी को जो सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, तो उस पर चर्चा कीजिए। देखिए, मुस्तफा सिद्दीकी को यहाँ से उम्मीदवार बनाने का कारण कि प्रतापपुर से वो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और 2 बार विधायक रहने के बाद ये सोचा गया प्रतापपुर और फूलपुर नजदीकी विधानसभा क्षेत्र है, तो ऐसे में ये सोचा जा रहा था कि नए चेहरे उतारने के बजाय हम पुराने चेहरे को उतारें और उनका जो फीडबैक है वो भी काफी ठीक ठाक है। इस वजह से मुस्तफा सिद्दीकी को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। संजय जी, और अगर हम और विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो किस तरह का माहौल जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त देखने को मिलेगा? उपचुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं उनकी तैयारियां किस तरह की चलेंगी? देखिए, पार्टियों की तैयारियां उपचुनाव के लिए जोरों शोरों पे है, लेकिन ये तभी समझ में आएगा समीकरण कि जब बीजेपी की तरफ से भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी, तभी ये समझ में आएगी दावेदारियों में कौन सा प्रत्याशी आगे निकल सकता है या कौन सा प्रत्याशी पीछे रहेगा, तब दावेदारी बराबर की देखने को मिलेगी। संजय जी, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी इन सीटों के बंटवारे को लेकर ही, क्या कांग्रेस और सपा के बीच का जो गठबंधन, माफ कीजिएगा, जो संभावित गठबंधन होने वाला था, उस पे किस तरह की अटकलें लगाई जाएंगी? क्या आगे बैठकें होंगी, चर्चाएं होंगी? इस बात पे क्या कहेंगे आप?
देखिए, अभी जिस तरीके से कांग्रेसी माता प्रसाद पांडे प्रयागराज आए और अपने बयान में कहा कि हम अखिलेश यादव के साथ में हैं और ये उपचुनाव मिलकर के लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जब माता प्रसाद पांडे अपने बयान में समाजवादी की चर्चा कर रहे हैं तो बैठकें जरूर हो सकती है और इसमें चर्चा होगी। चर्चाओं के बीच में पूरी तरीके से संबंध भी बनते नजर आएंगे। ये तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो भी शर्तें हो न मानेगी, तभी किसी तरीके से मन मुटाव हो सकता है, नहीं तो पूरी तरीके से फिर से उपचुनाव इंडिया गठबंधन के साथ ही समाजवादी करेगी। संजय जी, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि जो एक सीटों का बंटवारा हुआ है उससे कांग्रेस और सपा में कहीं ना कहीं मनमुटाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम पूरा इसका कंक्लूजन निकाले तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद हुआ है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की हार हुई है, कांग्रेस को वहाँ सीट नहीं मिली, जिसका पूरा असर उपचुनाव पर दिख रहा है। जाहिर सी बात है, हरियाणा के जिस तरीके से चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की जिस तरीके से हार हुई है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया और फैसला लेने के बाद ये इस चुनाव में जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी को घोषित किए हैं। तो अब ये लिस्ट जारी हुई है, कांग्रेस से किस तरीके से संबंध होते हैं, क्योंकि मनमुटाव तो हुआ है, कहीं ना कहीं जो बातें थी, बैठकें होंगी, बैठकों के बाद के बातें निकल के सामने आएगी कि हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, तो अगर उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये हुआ तो हरियाणा का असर जरूर उपचुनाव में देखने को मिल जाएगा, जिसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका इस जानकारी के लिए। अब इसी खबर पर हमारे पास जानकारी के लिए माझवा विधानसभा से वीरेंद्र गुप्ता जी जुड़े, उनसे सवाल लेते हैं। वीरेंद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं उपचुनाव में जो सीटों का बंटवारा हुआ है? जी देखिए, बताना चाहेंगे कि जो है जनपद मिर्जापुर में मझवा विधानसभा क्षेत्र है और मझवा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट की आज घोषणा कर दी है। डॉक्टर ज्योति बिंद के नाम के अनाउंस के बाद जो सफाई है उनमें हर्ष तो दिखाई जा रहा है। बताते चले कि डॉक्टर ज्योति बिंद वही है, उनके पिता डॉक्टर रमेश बिंद इस बार अनुप्रिया प्रदेश चुनाव हार चुके हैं। डॉक्टर रमेश बिंद बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना जो भाग्य आजमाया था उसमें उनके हल्का हाथ लगी थी, हालांकि अनुप्रिया पटेल जो पार्टी की टक्कर दी थी। लोग कयास लगा रहे हैं कि मझवा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव इस बार सभी के लिए बहुत ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी अपना जो पुरानी सहयोगी दल है, अपना जो निषाद पार्टी के प्रत्याशी थे डॉक्टर विनोद बिंद, जब डॉक्टर विनोद बिंद ने ये सीट छोड़ा और भदोही से वो सांसद चुने गए तो ये सीट खाली हो गया। कहा जाता है कि मझवा विधानसभा क्षेत्र में पिछले अगर 10 साल की बात करें तो बिंद समाज की बाहुल्यता होने के नाते यहाँ कैंडिडेट का चयन खासतौर से बिंद समाज से ही लोग करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल, चाहे वो निषाद पार्टी हो चाहे अपना दल है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही खुद अपना मझवा विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट उतारेगी या उनके सहयोगी दल उतारेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है और पीडीए की तरफ से यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर रमेश बिंद यानी पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रहे भदोही से, उनकी बेटी को समाजवादी पार्टी ने मझवा विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जी, आपने कहा कि उपचुनाव है वो काफी दिलचस्प हो गया है, लेकिन आप इस चीज को बताइए कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो 6 सीटों पर सपा ने जो अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन कांग्रेस ने 5 सीटों की मांग की थी। तो दिलचस्प हो गया क्योंकि जो संभावित गठबंधन था उस पर भी हो सकता है कि मनमुटाव है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये तो सही बात है कि राजनीति में जब पार्टियां आपस में मिलती हैं तो मनमुटाव स्वाभाविक सी बात है, लेकिन सीटों के बंटवारा को लेके ये कोई पहली बार नहीं है। कई बार कई मोर्चों पर विवाद होता रहा है। चाहे हरियाणा की आप बात देख लीजिए, हरियाणा में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात बनते बनते नहीं बनी। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात बहुत चर्चा में थी कि मिल के वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर जिस तरीके से जो मांगे हैं कांग्रेस की अगर वो पूरी नहीं होती है तो कहीं न कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल को ही होना है।
समाजवादी पार्टी का भी नुकसान है, कांग्रेस का भी इसमें नुकसान है, क्योंकि मिलकर जब चुनाव लड़ा गया था तो परिणाम सभी ने देखा था लोकसभा के चुनाव में। तो कहीं न कहीं आप ये कह सकती है कि अगर संयुक्त रूप से ज्वाइंट कैंडिडेट की घोषणा नहीं होती है, खासतौर पर मझवा विधानसभा क्षेत्र में, तो उसका फायदा जो भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल ले सकते हैं। कई लोग अभी भी ये कयास लगा रहे हैं कि निषाद पार्टी की ये सीट थी मझवा विधानसभा, डॉक्टर विनोद जी निषाद पार्टी की थे, उन्होंने छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, तब जाके वो भदोही के सांसद बन पाए। तो निषाद पार्टी के भी लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अभी किसी पत्ता खुला नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि मझवा विधानसभा क्षेत्र में निषाद पार्टी मानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल को जो है टिकट मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव मैदान में होगी। उसके बाद यहाँ की जो लड़ाई होगी उसका समीकरण बिल्कुल पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस वक्त वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमें जानकारी साझा करने के लिए।